हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, ठीक है, व्याकरण और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। इसके अंत आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है और मैंने क्लास की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट आप चेक जरूर से जरूर करें। और कल मैंने 1800 तक क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया था टेलीग्राम चैनल पर। तो आज अपने 1801 से क्वेश्चन अपने स्टार्ट होंगे। एक महादेव वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी इनका निबंध संग्रह है जिसमें भाई स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंध का संग्रह है। तो अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा या श्रृंखला की कड़िया। महादेव वर्मा की जो श्रृंखला की कड़िया है, इसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है श्रृंखला की कड़ियों में। ठीक है, और महादेव संध्या है, संभाषण है, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था है, भारतीय संस्कृति के स्वर है, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। प्रबंध काव्य है भैया, एक नाटक भी है द्रौपदी। कमेंट में आप मुझे बताना द्रौपदी नाटक किसका है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य इसके रचयिता कौन है। तो नरेंद्र शर्मा है, शंभुनाथ सिंह है, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। जो द्रौपदी प्रबंध काव्य है इसके लेखक वही नरेंद्र शर्मा रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो नरेंद्र शर्मा ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके अनेक नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। पलाशवन भी इन्हीं की है, अग्निशय इन्हीं की है, रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा की रचना है, मिट्टी और फूल और प्रवासी के गीत। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा जी की रचना रहेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। जो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है इसके रचयिता पूछा है कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, रामधारी सिंह दिनकर है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है। द्वंद गीत, रसवंती, ओंकार, रेणुका, उर्वशी, धूप और धुआं, ठीक है, रश्मिरति, आत्मा की आंखें, दिल्ली और परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनके काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी रामधारी सिंह दिनकर की भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, मधुशाला जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इसमें पूछा गया भाई कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा, चौपते, सोनट या रुबाइया। तो रुबाइयों का इसमें प्रयोग हुआ है भाई मधुशाला में। और इसके लेखक मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन। और जो ये रुबाइया होती है मैंने पहले भी बताया है,
4 पंक्तियों की कविता होती है रुबाइया। ठीक है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियों में क्या होती है, तुकात्मक होती है। दूसरी और चौथी क्या है, तुकात्मक होती है। पहली 2 पंक्तियां और चौथी पंक्तियां जो है ये तुकात्मक होती है। और जो तीसरी लाइन होती है, ठीक है, जैसे पहली हो गई और दूसरी हो गई और ये चौथी हो गई, ये तीसरी होगी ना, ये चौथी होगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो पहली 2 और चौथी इनमें तो क्या है, तुकात्मक होगी। ठीक है, इनका तुक मिलता होगा। और जो तीसरी जो पंक्ति है ये क्या होती है, ये आजाद रखी जाती है। ठीक है, ये आजाद होती है। ठीक है, और रुबाई का अपना ही एक छंद होता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं भाई, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भाई। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है, इन्होंने स्वयं यानी अपने आप को क्या कहा है, कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। कौटुंबिक कवि मात्र कहा है मैथिली शरण ने अपने आप। ठीक है, और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको भाई समय सूर्य और अधैर्य की कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुखम सुखम की रचनाकार कौन है। जो दुखम सुखम है इसकी रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई, कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। तो जो दुखम सुखम रचना है इसकी रचनाकार कौन है, ममता कालिया रहेंगी भाई। और ममता कालिया की कल भी क्लास में क्वेश्चन आया था इनका। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, बेघर ममता कालिया की रचना है, नरक दर नरक, ठीक है, प्रेम कहानियां, सॉरी प्रेम कहानियां, कहानियां नहीं प्रेम कहानी, ठीक है, लड़कियां, साथी, और एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी है, एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स। और भाई एक और रचना है, एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी रचना है, एक पति के नोट्स। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। जो आवारा मसीहा रचना है इसके लेखक हमें बताना है कौन है। विष्णु खरे है, शरदचंद्र चटर्जी है, विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे रहेंगे। जो आवारा मसीहा जीवनी है इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी रहेंगे। ठीक है, 19 में आवारा मसीहा का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और जो ये जीवनी है ये किसकी, साहित्यकार शरद चंद्र जी की ये जीवनी, बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र की ये जीवनी है भाई, आवारा मसीहा। इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया। 1916 का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है नासिरा शर्मा को मिला था। पूछा गया उनके कौन से उपन्यास पर इनको मिला था। तो ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुइया जान या पारिजात। जो पारिजात रचना है जात, इसके लिए नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समुंदर, कुइया जान, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जिंदा मुहावरे काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सात नदियां एक समंदर हो गया, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास भी इनके। ठीक है, और अक्षयवट ये भी इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा नासिरा शर्मा का। किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार यानी गायकवाड़ का वर्णन किया है। तो किसमें किया है, भारत दुर्दशा में, विशेष विष मोदकम में, नील देवी में, या वैद्य की हिंसा ने भवती। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, विशेष विष मोदकम में, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम एकांकी
होने का गौरव प्राप्त है। वे प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूट, बड़ों का ब्याह, बादल की मृत्यु, विवाह विज्ञापन। जो एक घूट है, ठीक है, ये क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव इसको प्राप्त है और जयशंकर प्रसाद जी के रचनाकार रहेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखी है एक घूट एकांकी। ठीक है, और जो ये रचना है एक घूट एकांकी, ठीक है, इस रचना के द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता कौन सी ऐसी एकांकी है जिसके द्वारा आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एक घूट, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और यह क्या है जो एक घूट है? ये एकांकी नाटक है। ठीक है, एकांकी नाटक है भैया। ठीक है, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है और 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना की थी। पूछा जा सकता है, पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर एकांकी की रचना राम कुमार वर्मा ने की थी और इनकी एकांकी का क्या नाम है? बादल की मृत्यु, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा दोष है? तो इसमें कैसा दोष है? तो देखते हैं इसमें कैसा दोष। सार्वनामिक दोष, आगे देखते हैं। कारकीय परसर्ग दोष, क्रिया विशेषणात्मक दोष। तो भाई बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कारकीय परसर्ग दोष रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही वाक्य क्या रहेगा? बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो धरती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। मेदनी, टटनी, तुभा, भारती। जो मेदनी है ये धरती का पर्यायवाची शब्द है। कल की क्लास में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके और पर्यायवाची देख लेते हैं। धरती के काफी महत्वपूर्ण पर्यायवाची लिखवाऊंगी, आप लिख लेना। ठीक है, भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, शोणी, धरती, इला, रात्रि, धरत्री, बीज परशु, पूर्वी और प्रभु भी। ये काफी महत्वपूर्ण धरती के पर्यायवाची रहेंगे। ठीक, और पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों को, एक मिनट रुको भाई। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ये आंसर बिल्कुल सही है और तीनों के तीनों क्या है? गलत है। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो शार्दुल है, हिरण्य है, अशम है, द्वीप है। तो जो शार्दुल है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द रहेगा। और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं सिंह के। मृगेंद्र, केहरी, वनराज, केसी, पुंडरीक, वनहरी, मृग अरि, बाहुबल, नाहर,
चित्रक, नखरायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरि और शेर, ये सिंह के पर्यायवाची रहेंगे। अगला शब्द है अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। जो अनुरक्त शब्द है इसका विलोम शब्द हमें बताना है। विलोम शब्द विरक्त, विराग, प्रतिकूल या त्याग। तो विरक्त इसका विलोम शब्द रहेगा। विराग का विलोम क्या रहेगा? अनुराग, प्रतिकूल का अनुकूल और त्याग का ग्रहण। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जो बुढ़ापा शब्द है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। और भाववाचक संज्ञा कहते किसको? मैंने काफी बार आपको बताया है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, समझ, चाल, ठीक है, इत्यादि भी ये भाववाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक जो संज्ञा है इनका निर्माण होता किससे है? तो जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय में जब प्रत्यय लग जाता है तो भाववाचक संज्ञा का क्या है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ किसी, कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? कुछ किसी, कोई नहीं, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? तो संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो भाई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया। अगला क्वेश्चन है सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? जो सचिवालय है इसमें कौन सी संधि है? तो स्वर है, अभिभाज्य है, व्यंजन है या विसर्ग। तो इसमें स्वर संधि रहेगी। और स्वर संधि भी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है भाई। एक दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? सचिव प्लस में आल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत रत्न में कौन सा समास है? ठीक है, समास बताना है। भारत रत्न में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो भाई भारत रत्न में कौन सा समास रहेगा? भारत का रत्न। क्या भाई? भारत का रत्न। ठीक है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास रहेगा। और तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष समास ये रहेगा। सही आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तत्सम बताना हमें कौन सा है। तो कर्म है, काम है, कर्म है या कारज है। जो कर्म है ये तत्सम है भाई। ठीक है, और कर्म का तद्भव क्या रहेगा? काम रहेगा। ठीक है, कर्म का तद्भव क्या है? काम है। ठीक है, और कारज, और ये गलत लिख रखा है, कारज और काज ये तद्भव शब्द होते हैं। और इनका कारज और काज का तत्सम क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, कार्य तत्सम होता है, कारज और काज तद्भव में आते हैं। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? जो मधुप है इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है क्या है। तो देखते हैं क्या रहेगा मधुप का पर्यायवाची शब्द। अनग, भृंग, कुष्मांकुर या द्विज। तो जो भृंग है ये मधुप का पर्यायवाची शब्द है। और मधुप के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। भरमर, अली, मधुकर, मथुराज, मधुभक्षा, षष्ठ पद, काफी बार पेपर में पूछा गया षष्ठ पद, और भौरा। ठीक है, और भृंग। तो ये क्या है? मधुप के पर्यायवाची रहेंगे, यानी भौरे के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या? जो प्रवृत्ति है इसका विलोम शब्द क्या है? विरक्ति, निर्वृत्ति, समवृत्ति या अनुरक्ति। तो जो प्रवृत्ति है इसका विलोम शब्द रहेगा निर्वृत्ति। अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और अनुरक्ति जो है इसका विलोम शब्द विरक्ति रहेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, विरक्ति, अनुरक्ति। अगला क्वेश्चन है तो हमें वाक्य बताना कैसा है।
जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। तो संयुक्त वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या सरल वाक्य है? तो भाई ये मिश्रित वाक्य रहेगा। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जो मिश्रित वाक्य है उसको उसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसको मिश्र वाक्य हम कहते हैं। मैंने काफी बार आपको परिभाषाएं बताई हैं, और मैं परिभाषा इसलिए बताती हूँ क्योंकि पेपर में वैसे ही पूछ ली जाती है। परिभाषा दे के नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे किसकी परिभाषा है या किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ है, इसका विलोम शब्द कृतघ्न, उपकृत, कृपण, परवंचक। तो कृतघ्न रहेगा। ठीक है, अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। ठीक है, अपकृत का क्या विलोम रहेगा? उपकृत का अपकृत। कृपण का क्या रहेगा? उदार या दानी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक शब्द रूप है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और मानक रूप कौन सा है? संन्यास, संन्यास, संन्यास या संन्यास? तो भाई ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो संन्यास है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध और मानक रूप है। अगला क्वेश्चन है, अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? ये क्वेश्चन अभी जो पिछली बार 2025 में अपना स्टेट का पेपर हुआ था जुलाई में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, या तो टीजीटी में था या पीजीटी में था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था भाई। तो इसमें वचन दोष है, सर्वनाम दोष है, संज्ञा दोष है या लिंग दोष है? तो भाई इसमें क्या है? वचन दोष रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, इस वाक्य में भाई वचन दोष है। ठीक है, क्यों वचन दोष है? क्योंकि जो ये अनेक होता है ये अपने आप में क्या है? बहुवचन होता है। ठीक है, अपने आप में ही क्या है? बहुवचन है। ठीक है, जिसको अनेकों लिखना, ठीक है, वचन दोष माना जाएगा। ठीक है, इसको क्या है, जब अनेक को लिख देंगे तो वचन दोष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अनेक क्या है? अपने आप में ही बहुवचन है भाई। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविश्वर शब्द का स्टिक संधि विच्छेद बताना है। कवि प्लस में ईश्वर प्लस में वर, कवि प्लस में ईश्वर, कविश प्लस में ईश्वर या कवि प्लस में ईश्वर? तो भाई आंसर बिल्कुल सही रहेगा, कवि प्लस में ईश्वर। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है भाई कविश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है। ठीक है, उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है। तो क्या नहीं है? उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, अनुभव नहीं है, विश्वास नहीं है। तो उसके पास चूहा पकड़ने तक का साहस नहीं है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो क्या होगा देख लेते हैं। नम प्लस में अस्ते, नमस प्लस में ते, नम प्लस में ते या न प्लस में मस्ते? तो नम प्लस में ते। ठीक है, नमस्ते का संधि विच्छेद रहेगा। ठीक है, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नमस्ते। और विसर्ग संधि कहते किसको है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के घोतक है? तो कैसी संज्ञा के घोतक है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो समूहवाचक के घोतक रहेंगे। और समूहवाचक संज्ञा कहते किसको है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, से समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कक्षा, सभा, सेना, दल। ठीक है, गुच्छा, कुंज, मंडल, गिरोह, ये समूह संख्या के अंतर्गत आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेमचंद्र लिखित करबला की विधा क्या है? ठीक है, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है करबला, ये बताना हमें क्या है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है? तो करबला प्रेमचंद्र जी का काफी महत्वपूर्ण नाटक
रहेगा। ठीक है, और इनके अन्य नाटक भी है, संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला। इनके 3 महत्वपूर्ण नाटक है भाई। हाइकू किस देश की काव्य शैली, जो हाइकू है ये किस देश की काव्य शैली है? तो स्पेन की, जापान, जर्मन या चीन? तो भाई जो हाइकू है जापान देश की काव्य शैली रहेगी। ठीक है, और जो हिंदी है इसमें हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? अज्ञे जी को जाता है। काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और अज्ञे जी ने जब छठा दशक चल रहा था, जब 1960 ईस्वी यानी चल रहा था, उसमें क्या है, एक अरिओ करुणा प्रभाव में ये रचना की थी जो 1951 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस रचना में बहुत सारे छोटे छोटे हाइकू नुमा, ठीक है, छोटी छोटी कविताएं लिखी थी जो हाइकू के बहुत निकट थी वे। ठीक है, इसलिए अज्ञे को क्या है, इसके सफल प्रयोग का श्रेय प्राप्त है हाइकू के। अगला क्वेश्चन है, जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो कौन सी शब्द शक्ति होती है देख लेते हैं। लक्षणा, अभिधाये, रूढ़ा लक्षणा या व्यंजना? तो जहां मुख्यार्थ की प्रधानता होती है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, इसको भाई प्रथम शक्ति वाच्यार्थ भी कहा जाता है। और जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो, ठीक है, जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में क्या हो, बाधा हो, और रूढ़ी, ठीक है, और रूढ़ियां लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और जहां पर अभिधा और लक्षणा में बाधा हो, जहां पर अभिधा और लक्षणा में क्या हो, बाधा हो, ठीक है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो किस स्कंद को भाई आधार बनाया? सप्तम स्कंद को, पंचम को, तृतीया को या दसम स्कंद को? दसम स्कंद को क्या है, आधार बनाया है भाई सूरदास जी ने। ठीक है, और जो सूरदास जी है, ठीक है, इन्होंने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर ही की है। ठीक है, जो सूर सागर है, ठीक है, ये सूरदास जी का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना भाई सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर ही की है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो श्रीमद् भागवत जो इनकी रचना है सूर सागर, इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। कितने? 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख पद बताए जाते हैं और 4936 पद भी बताए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सूर सागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। किसका? भ्रमर गीत का वर्णन किया है। ठीक है, सूर सागर में सूरदास जी ने। और जो भ्रमर गीत है ये श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें, कितने? 47वें, एक मिनट भाई, दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 10वें श्लोक से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक होता है। जो भ्रमर रस है, ठीक है, किसका प्रतीक होता है? तो लोलुप और प्रेम प्रवंचक का। क्यों होता है? क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी शिथिलता नहीं रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने भ्रमर गीत को, ठीक है, भ्रमर गीत को क्या कहा? मैंने पहले भी बताया है, ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज का लेखन प्रारंभ करने वाले कौन है? ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है, ये आपको बताना है भी कौन है। शिवदान सिंह चौहान, राघे राघव जी, प्रभाकर माचवे या निर्मल वर्मा?
तो हिंदी में भाई रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है, इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, इनकी एक रचना है लक्ष्मीपुरा। इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। जो लक्ष्मीपुरा है इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना गया है और 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। और किसमें? जो रूपाब पत्रिका है उसमें ये प्रकाशित हुई थी भाई, रूपाब में। ठीक है, 1938 में। और जो रिपोर्टाज है, ठीक है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो रामनरेश त्रिपाठी है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां रहेंगी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, आप नोट कर लेना, मैं पंक्तियां बताने लग रही हूँ, पेपर में पूछी जा सकती है। पराधीन रहकर अपना शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में सिर्फ पशु ही सह सकता है। यह अपमान जगत में सिर्फ पशु ही सह सकता है। ये पंक्तियां है रामनरेश त्रिपाठी की और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति देख लेती है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की। महादेव वर्मा की पंक्तियां देख लेती हैं, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। ठीक है, ये महादेव वर्मा जी की पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, पहले तो ये बताना विनय पत्रिका किसकी रचना है, फिर बताएंगे आगे। ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो देख लेते हैं जो विनय पत्रिका है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है भाई? तुलसीदास जी रहेंगे विनय पत्रिका के रचनाकार। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा ये रहेगी। और इसे राम गीतावली या राम विनयावली भी कहा जाता है। ठीक है, राम गीतावली या विनयावली भी कहा जाता है, राम गीतावली या राम विनयावली भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो विनय पत्रिका है ये गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। और राम गीतावली में विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है इसमें। और प्रधान रस इसका क्या है? विनय पत्रिका का शांत है। और इसे तुलसीदास जी ने कहां पर लिखा था? तो काशी में लिखा था इसको। ठीक है, और इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता। काफी महत्वपूर्ण है वे ये कथन। ठीक है, भक्तों का कंठहार तुलसीदास जी की कौन सी रचना को कहा जाता है? तो विनय पत्रिका को कहा जाता है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार हमें बताना है कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, प्रेमचंद्र जी है, इंशा अल्लाह खां है या लल्लू लाल जी है? तो रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की रचना है और काफी महत्वपूर्ण रचना है। और रानी केतकी की कहानी इसका एक और नाम भी है, मैंने काफी बार आपको बताया, पेपर में पूछा गया है। तो क्या है? उदयभान चरित्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं कौन कौन सी है? कछुआ धर्म, मोरेसी, मोही,
कुंठाओ। ठीक है, प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी है? तो सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन आदि भाई। और लल्लू लाल जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है प्रेम सागर। ठीक है, और जब इन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी, ठीक है, तो इन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। ठीक है, लल्लू लाल जी ने जब प्रेम सागर की रचना की थी, जब तब वे यामिनी भाषा को छोड़ने की बात की थी। और यामिनी भाषा कहते किसको है? तो उर्दू को कहते हैं। किसको कहते हैं? उर्दू भाषा को कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लालित्युत इंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? तो ये किस भाषा में लिखा है? जर्मनी में, फ्रेंच में, लैटिन में या अंग्रेजी में? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है भाई। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? ग्रंथ पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तो गारसा द तासी रहेंगे। गारसा द तासी है इसके रचनाकार। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है इस्तवार द लालित्युत दो भागों में है। कितने भागों में है? दो भागों में है। और इसका पहला प्रकाशन 1939 में हुआ और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ था। और ये ग्रंथ भाई ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस से छापा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो भाई सरिस आ गया यहाँ पे, तो अपना उपमा अलंकार रहेगा। ठीक है, उपमा अलंकार रहेगा। ठीक है, समान गुण धर्म के आधार पे उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय है या उत्साह रौद्र है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह रहेगा भाई। ठीक है, और जहां पर उत्साह जनित भाव को लेकर कोई कार्य किया जाता है वहां पर वीर रस की सृष्टि होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? जो रौद्र रस है इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। ठीक है, और विस्मय का क्या रहेगा? ठीक है, सॉरी, विस्मय का क्या रहेगा? अद्भुत। ठीक है, क्या है? अद्भुत। ठीक है, अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। अगला क्वेश्चन है रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो कौन है? आचार्य सोमनाथ है, चिंतामणि है, मतीराम है या देव है? तो भाई रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ जी रहेंगे। और इनकी रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। सिंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। ये आचार्य सोमनाथ की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चिंतामणि की रचनाएं देख लेते हैं। जो चिंतामणि है इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी। और इनकी रचना एक और काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछी गई है, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। ठीक है, मतीराम की रचनाएं देख लेते हैं। फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार ललित, सॉरी, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत कोमलती आदि भी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मतीराम जी की। ठीक है, जो देव हैं इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास
और काव्य रसायन। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अल्पप्राण व्यंजन, सायास व्यंजन, महाप्राण व्यंजन या सुदीर्घ व्यंजन। ठीक है, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, और कम वायु प्रयुक्त होने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे? ये अल्पप्राण कहलाएंगे। ठीक है, ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या रहेगा? तो क्या रहेगा भाई? चमत्कारी, भ्रामक, जादूगर या प्रवंचक। तो वही जादूगर सही आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, मां की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? तो काफी महत्वपूर्ण कथन है, आपको ध्यान रखना है। तो किसका है? नगेंद्र का, मुकुंदर पांडे का, जयशंकर प्रसाद का है या नंद दुलारे वाजपेयी जी का रहेगा? तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद जी का कथन है भी। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। और जो मुकुटधर पांडे जी है, ठीक है, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ठीक है, छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, देख लेते हैं छायावाद के विषय में। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, फिर है नंद दुलारे वाजपेयी, इनका और कथन देख लेते हैं छायावाद के विषय में। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा छायावाद के विषय में, क्या कहा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर अभियोग लगा हो उसको क्या कहेंगे? भाई क्या कहेंगे? दोषी, अपराधी, अभिशप्त या अभियुक्त। तो उसको अभियुक्त कहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? 11-13 के क्रम में तो सोरठा, हरिगीत का, रोला या दोहा। तो उसको भाई हम क्या कहेंगे? सोरठा कहेंगे। और जो सोरठा है ये दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? जो आदिकाल है इसको सिद्ध सामंत काल किसने कहा भाई? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्या ने, राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल को भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने तो वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल ही कहा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने भी संधि और चारण काल कहा है। तो बच कौन गए? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। जो मैंने सीरीज चलाई है आपको एक क्वेश्चन से लेके 2000 क्वेश्चनों तक की सीरीज, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, और आपके पेपर में आपको देखने के जरूर से जरूर मिलेंगे। तो प्लीज इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। 2000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये, और आपको 2000 क्वेश्चनों का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी। और पहले भी मैंने कर रखा, जब मैंने क्लासे प्रोवाइड करवाई है तब मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 1 से लेके 2000 क्वेश्चनों तक के पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा भाई। तो ये किसका नारा है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो माधव प्रसाद सिंह का,
सॉरी, माधव प्रसाद मिश्र जी का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रताप नारायण मिश्र जी का, या बाल मुकुंद गुप्त का। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा भाई प्रताप नारायण मिश्र जी का है भाई। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, स्तक, हर गंगा और श्रृंगार विलास। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? शंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, राधा कृष्ण दास ने, आनंद दुलारे वाजपेयी ने। तो भाई मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। मैंने पहले भी आपको बता भी आज की क्लास में। और जो मुकुटधर पांडे जी है, ये लोचन पांडे के छोटे भाई थे। पांडे बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडे बंधु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जो सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है। और सूरदास जी को ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। जो सूरदास जी है, इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक की भाषा, साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और जो सूरदास जी है, इनके 25 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन 3 ही ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं। 3 कौन कौन से हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। किसकी पंक्ति है? तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तो पंक्ति सेनापति अमीर खुसरो, भिखारी दास या नाभा दास। तो ये पंक्ति भाई भिखारी दास जी की रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं भिखारी दास जी की। नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण। ठीक है। और को रचना इनकी शतरंज सतीका। अमर कोश भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये रचना भिखारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। और जो सेनापति जी हैं, इनकी एक पंक्ति है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। आई ऋतु पावस, आई ऋतु पावस, न पाई प्रेम पतियां। आई ऋतु पावस, न पाई प्रेम पतिया। ये सेनापति जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है फिर, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। किसकी पंक्ति है? अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार सोमनाथ की है, रसलीन की है, पद्माकर की है, बिहारी की है। तो ये रसलीन की पंक्तियां रहेगी। ठीक है। अब जो सोमनाथ जी हैं, इनकी पंक्ति देख लेते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, छंद रीति समझे नहीं, छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान, बिन पिंगल के ज्ञान। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये सोमनाथ जी की पंक्ति है। छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। सोमनाथ जी की पंक्तियां रहेंगी। ठीक है, रसलीन की हमने देख ली, ये रही। ठीक है, पद्माकर की देख लेते हैं। ताही को रीति कहत, ताही को रीति कहत है, रस ग्रंथन की रीति। ये पद्माकर की है भाई। बिहारी दास की देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे, गति नहीं समझे कोई।
ये बिहारी दास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी को प्रारंभ में किस पत्रिका ने महत्व दिया? जो हिंदी कहानी है इसको प्रारंभ में किस पत्रिका ने महत्व दिया था? हंस ने, कवि वचन सुधा ने, सरस्वती ने, इंदु ने? तो भाई सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो किसने की है भाई? भट्टनायक ने, शंकुक ने, अभिनवगुप्त ने या भट्ट लोलट ने? तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की है भाई। ठीक है, और इनके सिद्धांत और दार्शनिक मत भी देख लेते हैं। मैं आपको हर बार बताती हूँ जब भी क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, तो शंकुक है, इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है अनुमतिवाद। क्या है? अनुमतिवाद है। और इनका दार्शनिक मत क्या है? न्याय दर्शन है। ठीक है, जो अभिनव गुप्त है इनका सिद्धांत क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। और इनका दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन है। शैव दर्शन रहेगा। भट्टलोलट है, ठीक है, इनका सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो ये मीमांसा दर्शन से संबंधित रहेंगे भट्टलोलट। अगला क्वेश्चन है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? तो किस सांध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न के लिए, फलागम के लिए, नित्याप्ति के लिए या कार्य के लिए? ठीक है, तो नाट्य की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रेम घन या श्रीधर पाठक ने? तो श्रीधर पाठक ने किया है भाई। हर्मिट है, इसका एकांतवासी योगी के नाम से, और डेजर्ट विलेज का भी उज्जर ग्राम नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में है। ठीक है, लावनी या ख्याल शैली में है एकांतवासी योगी की रचना। ठीक है, और श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है भाई। ठीक है, और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक इनकी है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? 8, 9, 11, 10? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये आंसर बिल्कुल सही है। और भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव माने हैं। ठीक है, स्थायी भाव 8 ही सात्विक अनुभव मांगने हैं, और जो 33 है ये संचारी भाव माने हैं भरत मुनि ने। ठीक है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 मुख्य रस बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से है वो? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। और जो 4 गौण रस भी बताए इन्होंने, वो कौन कौन से है? अद्भुत, करुण, हास्य और भयानक। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो किन को देता है? वस्तु, नेता, रस। ठीक है, रस, वस्तु, संवाद। तो वस्तु, नेता, जो रस है, ये ऑप्शन ही अपना ठीक है भाई। भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के वस्तु, नेता और रस, इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? तो भाई जो अहिंसा और प्रपत्तिवाद है ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। ठीक है, जो वैष्णव संप्रदाय है इसमें भगवान विष्णु और उनके जितने भी स्वरूप हैं उनकी पूजा या उनकी आराधना की जाती है और उनको आराध्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो भाई जो उतंत मातंत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर थे। ठीक है, और जो बाल मुकुंद गुप्त जी है
ठीक है, ये कौन से पत्र के संपादक थे? तो भारत मित्र के थे। किसके थे? भारत मित्र के थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। और राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, ये कौन से पत्र के थे? बंगदूत के। और बंगदूत क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। राजा लक्ष्मण सिंह, ये भाई प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे और आगरा से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1903 में, 1828 में, 1920 में, 1933 में। तो 1828 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, ग्रामीण, आंचलिक या राजनीतिक? तो मैला आंचल भाई आंचलिक उपन्यास रहेगा और 1954 में ये प्रकाशित था। ठीक है, और इस उपन्यास में जो पूर्णिया है भाई, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी रहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अब जो फणीश्वर नाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यासकार ही है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास है। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रतिपरिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। जो राम रतन राय उपन्यास है ये इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वर नाथ का अधूरा उपन्यास कौन सा? राम रतन राय। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो किसने कहा भाई प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नगेंद्र सिंह? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा फिर प्रयोगवाद को? ठीक है, इन्होंने कहा है प्रयोगवादी जो कविताएं हैं, प्रयोगवादी कविताओं में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पंथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये कवि एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ठीक है, जो प्रयोगवाद के कवि है वो क्या? एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, ये रामविलास शर्मा ने कहा था। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? भी डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। क्या भी? शैलीगत विद्रोह कहा है। शैलीगत विद्रोह कहा है प्रयोगवाद को नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद है, स्वामी हरिदास है, वल्लभाचार्य है या परमानंद दास है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी रहेंगे। ठीक है, और जो ये संप्रदाय है इसको हरिदासी या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। सखी संप्रदाय, हरिदासी या टट्टी संप्रदाय जो है ये निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे। ठीक है, बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हर नाम? तो ये किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। कुंभन दास, कबीरदास, परमानंद दास या सूरदास? तो ये पंक्तियां भाई कुंभन दास जी की रहेगी। किसकी है? कुंभन दास जी की पंक्ति है। जब अकबर के सामने इन्होंने ये पद कहा था तो वहां की पंक्ति है। और कुंभन दास जो है ये निकुंज लीला संबंधी पदों का गायन किया करते थे और अकबर के सामने इन्होंने यह पद फतेहपुर सिकरी में
अकबर के बुलाने के संबंध में इन्होंने कहा था, जब अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जब कुंभन दास ने ये क्या है पद कहा था। ठीक है, और जो कुंभन दास है ये वल्लभाचार्य के शिष्य है। किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य है और अष्टशाप के कवि और संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, भाषा और समाज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? देवेंद्र शर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव है, रामविलास शर्मा है। तो भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है, और इनके और भी काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तेंदु हरिश्चंद्र, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। ठीक है, नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। जो भोला तिवारी है, ठीक है, इनकी रचना है विज्ञान है। ठीक है, और वहां का कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ है भाई? ठीक है, तो कौन सी है? शैली विज्ञान की भूमिका, शैली विज्ञान की भूमिका और तुलसी साहित्य, ये देवेंद्र नाथ शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका जो है इस पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भगीरथ मिश्र या नगेंद्र? तो रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता रहेंगे डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल या रीतिबद्ध एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना सत्यदेव चौधरी जो है ये, ठीक है, सत्यदेव चौधरी, ठीक है, हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृशक नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो कौन कौन सी पुस्तक इनकी? हिंदी वाङ्मय का विकास, काव्य शास्त्र के परिदृश्य, ये इनकी पुस्तक है सत्यदेव चौधरी जी की। और जो भगीरथ है, जो भगीरथ जी है, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछी गई है। लोग लागे कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, किसकी पंक्तियां? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, देख लेते हैं किसकी पंक्तियां हैं भैया। कवि ठाकुर, घनानंद, दस्तखान या बोधा? तो लोग लागे कवित बनावत मोहे तो मेरी कवित बनावत, तो ये पंक्तियां रीतिकालीन प्रेम मार्गी कवि घनानंद जी की हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं घनानंद जी की, सुजान सार, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्क लता, कोकसार, रस केली वल्ली और वियोग वेली। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं घनानंद जी की भैया। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य है, ठीक है, या शंकराचार्य है? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहेंगे। ठीक है, दर्शन प्रवर्तक और संप्रदाय बता देती हूँ, नोट कर लेना भैया आप सभी। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, इनका संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है और ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। फिर है हमारे वल्लभाचार्य, ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे ये। फिर है शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और सम्मार्थ संप्रदाय से संबंधित थे वे। ठीक है, तो इसी के साथ 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? ठीक है, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो किस देश में हो रहा है?
सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में या त्रिनिदाद में? क्या भाई, त्रिनिदाद में। तो भाई जो 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन है ये मॉरिशस में हुआ था। किसमें हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ठीक है। और राजधानी पोर्ट लुइस में, ठीक है, पोर्ट लुइस में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? पोर्ट लुइस में ये हुआ था भाई। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक 3 वर्ष में होता है भाई विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। ठीक है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 या 12 जनवरी के बीच में, 10 से लेके 12 जनवरी के बीच में हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? ये नागपुर में हुआ था भाई। कहां पर? नागपुर में हुआ था। और तभी से 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पथ के साथी के रचयिता कौन है? पथ के साथी जो रचना है इसके रचयिता पूछे हैं, अमृतलाल नागर है, श्री राम शर्मा है, राम वृक्ष बेनीप्रिय, महादेव वर्मा है। तो पथ के साथी, ठीक है, इस रचना की रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा है। और ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है भाई। ठीक है। और संस्मरणों का समूह है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पथ के साथी, जो पथ के साथी, इसमें कुल 11 संस्मरण है। कितने हैं? 11 है। ठीक है। और इसमें महादेव वर्मा जी ने अपने जो समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। ठीक है। जो महादेवी वर्मा के साथ साथ रचनाएं करते थे, इनके उनके जो समकालीन थे उनका, उन रचनाकारों का इसमें इन्होंने चित्रण किया है। पथ के साथी में कुल 11 संस्करण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इनके, और अगला देखते हैं, जो अमृत राय हैं, इनका संस्मरण कौन सा? काफी महत्वपूर्ण, काफी बार मैंने आपको बताया है, जिनके साथ जिया। ये अमृतलाल नागर जी का संस्मरण रहेगा। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? जंजीरें और दीवारें। ठीक है। एक और है इनका, मील के पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं भाई? निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी या कपिल मुनि? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन है। जो वैदिक दर्शन है, ठीक है, इसमें 6 दर्शन क्या है? अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये 6 दर्शन कौन कौन से है? एक तो सांख्य दर्शन हो गया भाई, ठीक है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन जो काफी महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध और प्राचीन रहेंगे। ठीक है। इनके प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के कौन? मैंने अभी आपको बताया, कपिल मुनि। ठीक है। और जो योग दर्शन है इनके, पतंजलि। ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध। ठीक है। और जो वैशिक था इसके कनाद प्रवर्तक हैं। ठीक है। मीमांसा के जैमिनी। और जो वेदांत है इसके बदरायण। ये इनके प्रवर्तक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? जो चंडी चरित्र रचना है इसके रचयिता कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक देव? तो चंडी चरित्र के रचयिता गुरु गोविंद सिंह है भी। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो गुरु गोविंद सिंह है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है, याद रखना, जो खालसा पंथ था, ठीक है, खालसा पंथ, इसकी स्थापना गुरु गोविंद ने ही की थी। और गुरु नानक जी जो है, ठीक है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं हैं जप्पू जी, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आशा दीवार, ये भी पूछी गई है। ठीक है। रही रास है इनकी रचना, ये भी पूछी गई है। सोहिला, ये भी पूछी गई है। और नसीहतनामा इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है,
काफी बार पेपर में पूछी गई है ये। ठीक है। और जो नानक जी है इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ के महिला प्रकरण में है, आदि ग्रंथ के महिला प्रकरण में संरक्षित है। भैया आपको ध्यान रखना, गुरु नानक जी की जितनी भी रचनाएं हैं ये आदि ग्रंथ के महिला प्रकरण में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कौन है भाई ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य? तो मम्मट है, आनंदवर्धन है, कुणाक है या अभिनव गुप्त है? तो जो ध्वनि सिद्धांत है इनके प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और जो आचार्य मम्मट है इनका काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा है? काव्य प्रकाश, जो काफी बार पेपर में पूछा गया है। अभिनव गुप्त जो है, ठीक है, इन्होंने आनंदवर्धन की, ठीक है, जो अभिनव गुप्त है इन्होंने आनंदवर्धन की जो ध्वन्या लोक है, ठीक है, ये इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक, ठीक है, इसकी टीका लिखी है और किस नाम से लिखी है? ध्वन्यालोक लोचन, इस नाम से इन्होंने ध्वन्यालोक की टीका लिखी है जो आनंदवर्धन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा भैया। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो भाई किस सन में हुआ था ये हमें बताना है। सन 1929, सन 1936, सन 1926 या सन 1943? तो भाई प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुआ था भाई। और इसी प्रगतिशील लेखक संघ से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। और सन 1935 में, ठीक है, सन 1935 में फ्रांस की राजधानी, कहाँ की? फ्रांस की राजधानी कहाँ पर? पेरिस में, ठीक है, ई एम फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसकी क्या थी भाई? बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें भारत से क्या भाई? जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर, डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुलक राज आनंद ने भाग लिया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में, किसने? डॉक्टर सज्जाद जहीर ने और डॉक्टर मुलक राज आनंद ने, इन दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में, ठीक है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने इंग्लैंड में 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मैंने पहले बताया है 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एम फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी और इसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भाग लिया था। और दोनों ने मिलकर ही 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है। और 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, मुझे चांद चाहिए, क्या है? मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो कौन है? काशीनाथ सिंह है, सुरेंद्र वर्मा है, मुक्ति बोध है, श्रीलाल शुक्ल है? तो मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। ठीक है, क्या है? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। और इस पर इनको 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। और ये किस विधा से संबंधित है? तो ये उपन्यास विधा से संबंधित रहेगा भाई। ठीक है, ये अपना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप देखते हैं जो काशीनाथ सिंह है इनके उपन्यास देख लेते हैं। ठीक है, इनके उपन्यास काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, अपना मोर्चा इनका काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा भाई।
काशी काशी काफी बार पूछा गया है, काशी का 80। रेहन पर रघु काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये इनका, रहन पर रघु काशीनाथ सिंह का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा ये, ठीक है। और श्रीलाल शुक्ल जी के राग दरबारी जो काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, आदमी का जहर, सूने घाटे का सूरज, ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी के। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई ये, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो किसने कहा? नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हम इसमें ही फंस जाते हैं। तो प्लीज आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को लगाए और आपका पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा भाई। तो रामचंद्र शुक्ल जी। और मुझे ये विश्वास है जो भी बच्चा मेरी क्लासे देख रहा है, जो मैंने क्लासे प्रोवाइड करवाई है आपसे, ठीक है, कितनी क्लासे मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, अगर बच्चा वो सभी देखता है तो भाई आपका पेपर जरूर से जरूर क्लियर होगा और अच्छे स्कोर से क्लियर होगा। क्योंकि मैंने देखो आधुनिक काल तक कंप्लीट आपको हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासे दी है, क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की सभी बुकों की मैंने क्लासे आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। आपने पंक्तियां बोली, मैंने पंक्तियां आपको करवा दी एनसीईआरटी की, ठीक है, 11वीं और 12वीं क्लास की, ठीक है। ओल्ड पेपर मैंने सभी आपको करवा रखे हैं 2016 से 2017 से लेकर, ठीक है, 2025 तक जो हमारे पेपर है उसके सभी के करवा रखे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने आपके लिए करवा रखे हैं और मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लीज आप उनको जाकर देखें। अगर आप ये सभी क्लासें देख लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा पेपर में और आप अच्छे स्कोर से पेपर को क्लियर भी करोगे, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल विश्वास है भाई, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने लग रही हूँ। जो भी बच्चा इन क्लासों को कर जाएगा तो आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा भाई, 100% होगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? जो छायावाद है इसको मधुचर्या किसने कहा है भाई? एक मिनट भाई, पहले ये क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का तो होगा, नगेंद्र का और नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी कथन हम देख लेते हैं, ठीक है। जो नगेंद्र जी हैं, ठीक है, इन्होंने, इनका एक काफी महत्वपूर्ण कथन है जो काफी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी काफी महत्वपूर्ण है छायावाद के विषय में। तो छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माना गया। कल भी मैंने ये आपको बताया था भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? तो सूर्य प्रसाद दीक्षित ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, नगेंद्र जी ने, ठीक है। तो छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी मैं नगेंद्र के विषय में, जो नगेंद्र जी हैं इनके विषय में बताया था, छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है, ठीक है, संस्मरण है, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये किस विधा से है? संस्मरण या रेखा चित्र, ठीक है, दोनों ही विधा हमारी ठीक रहेगी। और अतीत के चलचित्र भाई हमेशा से क्या है? रेखा चित्र माना जाता है, ठीक है। महादेवी वर्मा के एक संस्मरण है, काफी महत्वपूर्ण संस्करण है, संस्मरण है पथ के साथी, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और इनके रेखा चित्र स्मृति की रेखा और मेरा परिवार है, महादेवी वर्मा जी के। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? तो कौन सी ऐसी रचना थी जिस पर
हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान मिला था? तो आलोचना साहित्य, अनुदित साहित्य, आत्मकथा पर या काव्य पर? तो भाई इनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, कौन सी भाई, जो चौथे नंबर वाली आत्मकथा है, 10 द्वार से सोपान तक, चतुर्थ भाग जो है इनकी आत्मकथा का, ठीक है, उस पर 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान इनको मिला था। और हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं, मैंने काफी बार आपको बताया है, शायद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आज भी आपको बता रही हूँ इनकी आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग है आत्मकथा का, याद करूं, 1969 में प्रकाशित हुई थी। नीड का निर्माण फिर दूसरा भाग है इनकी आत्मकथा का, 1970 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा भाग है इनकी आत्मकथा का, बसेरे से दूर, 1978 में। और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, ये 1985 में प्रकाशित है इनकी आत्मकथा भाई। और ये इनका चौथा भाग है आत्मकथा का। अगला क्वेश्चन है, आस्था के चरण। आस्था के चरण के रचयिता कौन है? तो आस्था के जो चरण है ये क्या है, एक निबंध है। आस्था के चरण क्या है, निबंध विधा से है। विधा आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है, ठीक है। इसके रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है, नगेंद्र जी है, रामविलास शर्मा जी है, या रामधारी सिंह दिनकर जी है? तो आस्था के चरण निबंध के रचयिता नगेंद्र जी रहेंगे, ठीक है। और जो नगेंद्र जी हैं इनके आलोचनात्मक ग्रंथ देख लेते हैं हम, क्योंकि नगेंद्र जी के आलोचनात्मक ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण और काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो देख लेते हैं इनके रीति काव्य की भूमिका। नगेंद्र जी का ही है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, काव्य बिंब आदि भाई, ये नगेंद्र जी के काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। और डॉक्टर नगेंद्र को भाई रसवादी आलोचक माना जाता है। कैसे आलोचक माना गया है? रसवादी आलोचक माना गया है। ये मैंने पीछे क्लास में भी बताया है, रसवादी आलोचक माना गया है, ठीक है। और जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। आधुनिक साहित्य, नई कविता, ठीक है, ये इनके काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ रहेंगे, ठीक है। रामविलास शर्मा जी के आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रगति और परंपरा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, कामायनी, पल्लव, साकेत? तो भाई जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है क्या है? प्रिय प्रवास रहेगा, ठीक है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही, वनवास, ठीक है। कमायनी किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। और कमायनी में कुल 15 सर्ग है, ये मैंने कई बार आपको बताया, 15 सर्ग बताए हैं आपको पूरे, ठीक है। पल्लव ये किसकी रचना है, कविता है, ये सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। और पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रहेगी साकेत, ठीक है। और साकेत को रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
जो साकेत रचना है, इसको रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। कौन सा दूसरा स्तंभ माना जाता है भाई? अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का तो चंदायन है, मधुमालती है, अनुराग बासुरी है या मृगावती है। तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा भाई? चंदायन है। कौन सा है? चंदायन है। और इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद जी है। ठीक है। मधुमालती जो है, इसकी रचना किसने की थी? मंझन ने की थी। अनुराग बासरी की रचना नूर मोहम्मद ने की थी। ठीक है। और जो मृगावती है, इसकी रचना किसने की थी? ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कल या परसों की क्लास में ये रचना बताई थी किसकी है। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, जो मृगावती के रचनाकार है, इनको सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। अब तो मैंने हिंट दे दिया, अब तो आप मुझे बता सकते हो इसके रचनाकार कौन है। और भाई जो मैं क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज उनके आंसर मुझे जरूर से जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है भाई? जो नई पत्रिका है, इसके संस्थापक और संपादक कौन है? तो धर्मवीर भारती है, जगदीश गुप्त है, श्रीकांत वर्मा है या अज्ञे जी है भाई? तो नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन है? जगदीश गुप्त जी रहेंगे। और नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। ठीक है, 1954 में नई कविता नाम से पत्रिका आरंभ हुई थी, उससे नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। और नई कविता का सर्वप्रथम अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त भी किया था। और ठीक है, और जो बच्चन सिंह जी हैं, इनके अनुसार जो नई कविता है, ये प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है, ये किसने कहा है भाई? नई कविता के विषय में तो किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। तो ऐसे ही हमारी कोटेशन बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी भाई? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, मदन मोहन मालवीय ने, श्याम सुंदर दास ने या महात्मा गांधी ने? तो भाई मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में की थी भाई। 1 मई 1910 ईस्वी में की थी। और जो पुरुषोत्तम दास टंडन जी है, इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये मंत्री थे। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के क्या थे? ये मंत्री थे भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हुई थी भाई। ये भी ध्यान रखना है, काशी में हुई थी। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो मतवाला पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे भाई? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञे जी थे? जो मतवाला पत्रिका है, इसके संपादक निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। और जो मतवाला पत्रिका थी, ये साप्ताहिक थी। कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी ये। ठीक है, और 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी है, इन्होंने कानपुर से, ठीक है, प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो निराला, ये मतवाला पत्रिका थी, ठीक है, इसके संपादन विभाग में निराला जी तो थे ही थे, ठीक है, उनके साथ शिव पूजन सहाय भी थे और पांडे बेचैन शर्मा उगल जी भी थे। अगला क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? जो कवि सम्राट है, इसकी उपाधि किसे दी गई है भाई? तो किसे दी गई है? राम नरेश त्रिपाठी को, बद्री नारायण
चौधरी प्रेमगन को, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो हरिओद जी हैं इनको आधुनिक काल का, ठीक है, आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हरिओद जी को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है, ठीक है, इनकी जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इनका प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, उद्धव स्तक के रचनाकार कौन है? जो उद्धव स्तक है इसके रचनाकार भाई कौन है? तो ये हमें बताना है। तो सत्यनारायण कविरत्न जी रहेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ब्रज रतनदास वियोगी हरि है। तो भाई जो उद्धव स्तक रचना है इसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनकी अन्य कविताएं भी है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है, वो देख लेते हैं। गंगा अवतरण है भाई, ठीक है। हरिश्चंद्र रचना है इनकी हिंडोला है, ठीक है। और कलकासी, और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना है विरासतक। ये जगन्नाथ दास रचनाकर की और महत्वपूर्ण कविताएं है भाई, ठीक है। और जो कविरत्न जी हैं, ठीक है, जो सत्यनारायण कविरत्न है, इनकी रचना देख लेते क्योंकि ऑप्शन नीचे है वो। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? भरमर दूत है और प्रेम कली है। वियोगी हरि की रचना कौन सी है? वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई और चरखा स्तोत्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को, स्मितानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, या महादेवी वर्मा को? तो हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को मिला था भाई, ठीक है। और कब मिला था? 1968 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी रचना थी, सुमित्रानंदन पंत की रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, उनकी रचना साकेत, कौन सी रचना? साकेत, इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में जो इनकी रचना है उर्वशी, ठीक है, इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में इनके काव्य संग्रह यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी भाई, ठीक है। और इनका एक पत्र था बंगदूत जो कलकत्ता से निकलता था। क्या था नाम पत्र का? बंगदूत, कलकत्ता से ये निकलता था, उसके संपादक थे। और राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, इनका एक पत्र था, काफी महत्वपूर्ण पत्र, काफी बार पेपर में पूछा गया है। क्या नाम उसका? प्रजा हितैषी, ठीक है। प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? जो प्रयोगवाद है इसका आरंभ कब से माना जाता है? 1954, 1936, 1943 या 1954? तो भाई 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, ठीक है। 1936 से प्रगतिवाद का माना जाता है प्रारंभ, पीछे हमने क्वेश्चन देखा है। 1954 से नई कविता का आरंभ माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो प्रयोगवाद है
जो प्रयोगवाद शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे ने, सियाराम शरणगुप्त ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश, मैंने कल या परसों की क्लास में भी आपको बताया है, रघुवंश और मेघदूत, इनका भी हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार कौन है? लक्ष्मण सिंह ही थे भाई। ठीक है, और इनका जन्म लक्ष्मण सिंह का 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी है? जो नाथ है इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई? 9, 14, 26 या 12? जो नाथ हैं इनकी कुल संख्या भाई कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या भाई 9 मानी गई है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कितनी संख्या मानी गई है? 9 मानी गई है। अब इनके नाम देख लेते हैं, 9 नाथ कौन कौन से है। इनका नागार्जुन है भाई, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, ठीक है, जलंधर और मल्लिकार्जुन। ये 9 नाथ है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 9 नाथ मैंने आपको बता दिया। और जो गोरखनाथ है, ठीक है, गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है ये बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला था। ये भी ध्यान रखना, जो नाथ पंथ है गोरखनाथ जी का, ये बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना। और नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ माने जाते हैं भाई। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? जो भक्ति काल है इसको बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछे भी गई है। जो ग्रियर्सन जी है इन्होंने भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा है। ईसाई धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल के उदय को तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति, ठीक है, या इस्लामी आक्रमण की देन माना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भक्ति काल क्या है? इस्लामी आक्रमण की देन या पराजित मनोवृत्ति की देन है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम ने भी आया होता तो भी साहित्य का 12वां आना वैसा ही होता जैसे आज है। तो ये जो मैंने चारों इनके कथन बताए, चारों काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जा सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना? जो ठेठ हिंदी का ठाठ है किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना रहेगी। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी है। अध खिला फूल इनकी रचना है। ठीक है, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के क्या है, किस विधा से संबंधित है? उपन्यास विधा से संबंधित ये रचनाएं रहेंगी। ठीक है, और जो ठेठ हिंदी का ठाठ है उपन्यास, ठीक है, ये क्या है? ये मुहावरों का पाठ्य पुस्तक है।
ठीक है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को माना जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ। ऐसे ही पूछा जाता है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक ठेठ हिंदी का ठाठ को माना जाता है, ये किसकी रचना? तो हरिहर सिंह जी की रचना रहेगी। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता? तो एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता? मैथिली शरण गुप्त को, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि कहा जाता है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा, ठीक है, क्यों कहा गया? तो जब माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, इस पर ये लिखने पर, ठीक है, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा जब इन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। वो रचना लिखने के बाद, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा था। ये भी ध्यान रखना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 3 पत्रों का संपादन किया है। एक प्रभा, ये पूना से निकलता था। ठीक है, कर्मवीर, ये जबलपुर से निकलता था। और प्रताप, ये कानपुर से निकलता था भाई पत्थर। इन तीनों का संपादक भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सदल मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? जो सदल मिश्र जी है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है भाई? प्रेम सागर है, प्रेम योगिनी है, सुख सागर है, या नासिक के तोपाख्यान है? तो नासिक के तोपाख्यान, ठीक है, ये रचना किसकी है? सदल मिश्र जी की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी अभी योगिनी है, प्रेम जोगनी ये भारतेंदु जी की है। ठीक है, सुख सागर किसकी रचना? ये सदा सुख लाल की रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? जो रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, ये किस दर्शन से प्रभावित था? तो मार्क्सवादी दर्शन से, राष्ट्रवादी दर्शन से, समाजवादी दर्शन से, या गांधीवादी दर्शन से? जो रंगभूमि उपन्यास है, ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था भी। और ये उपन्यास मैंने अभी आपको बताया किसका? प्रेमचंद्र जी का। और इस उपन्यास की रचना प्रेमचंद्र जी ने 1925 ईस्वी में की थी। और इस उपन्यास में कृषक संघर्ष क्या दिखाया गया? कृषक का संघर्ष दिखाया गया इसमें। गांधीवादी आंदोलन भी दिखाए गए हैं इसमें। समाज सुधार का प्रयास भी इस उपन्यास में किया गया है। समाज सुधार का प्रयास भी इसमें किया गया है भाई इस उपन्यास में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था रंगभूमि उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का था, 1925 में प्रकाशित हुआ था। और इस उपन्यास में कृषक संघर्ष दिखाया गया, गांधीवादी आंदोलन दिखाया गया, समाज सुधार का इसमें प्रयास किया गया इस उपन्यास में। और रंगभूमि जी के रंगभूमि जो उपन्यास है, इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। इसमें सूरदास नाम का एक काफी महत्वपूर्ण पात्र है, सूरदास नाम का, जो कि अंधा है इस उपन्यास में भी। सोफिया है, विनय है, कुंवर है, भरत सिंह है। ये पात्र भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पात्र पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? जो तीसरा सप्तक है, इसमें कौन से कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरे सप्तक में भी जो मुक्तिबोध है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तार सप्तक के कवि है। ठीक है, तार सप्तक के कवि है मुक्तिबोध। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन करवाया था। ठीक है, और इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित करवाए, और चारों सप्तकों में 7-7 कवि थे भी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं
चारों के चारों सप्तक, ठीक है, और उनके कवि हम देखते हैं। जो तार सप्तक है, तार सप्तक, इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कवि थे। तो इसमें अज्ञे जी थे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल जी थे। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर जी थे, रामविलास शर्मा और नेमी चंद्र जैन। तो ये 7 थे भाई तार सप्तक में, जो 1943 में प्रकाशित हुआ, उसके लेखक। फिर दूसरा सप्तक, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से कवि थे? तो इसमें सुकुंत माथुर, काफी बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, कवित्री है ये। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे सप्तक के 7 कवि थे, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। फिर तीसरा सप्तक, ठीक है, तीसरा सप्तक भाई 1959 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक देख लेते हैं, कवि देख लेते हैं इसके। कुंवर नारायण थे, केदारनाथ अग्रवाल थे, सॉरी केदारनाथ सिंह थे, अग्रवाल नहीं थे भाई, सिंह थे। केदारनाथ अग्रवाल नहीं थे, केदारनाथ सिंह थे भाई तीसरे सप्तक में। ठीक है, कीर्ति चौधरी थी लेखिक, ये कवित्री है। और पूछा जाता है तीसरे सप्तक में कौन सी कवित्री थी इनमें से? कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और सक्सेना जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे। ये 7 थे तीसरे सप्तक में भी, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। चौथा सप्तक 1979 में, इसके कौन कौन से लेखक थे? सुमन राजे, ये भी कवित्री थी भी, पेपर में पूछा जाता है चौथे सप्तक में कौन सी कवित्री थी? सुमन राजे। फिर नंद किशोर आचार्य थे, राजकुमार कुंभल थे, श्री राम वर्मा थे, श्री राम वर्मा जी थे भाई। ठीक है, अवधेश कुमार थे, स्वदेश भारती थे और राजेंद्र किशोर थे। तो ये चौथे सप्तक के कवि थे 7। तो भाई इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको हर रोज क्लास प्रोवाइड हो जाती है, जिससे आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।